हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरी आज की कहानी है तिरस्कार की रोटी। घर में मेहमानों का आना शुरू हो चुका था। बाहर बन रहे पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। उस खुशबू के बीच सभी की हंसी ठिठोली की आवाज़ें अम्मा को उनके कमरे में सुनाई दे रही थी, पर उस हंसी ठिठोली में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो अपने कमरे में ही भली थी। उन्हें तो दिलचस्पी थी उन पकवानों में जिसे खाने को उनका जी ललचाने लगा था। आज बेटे बहू भव्य और सुनीति की शादी की 8वीं शादी की सालगिरह थी। आखिर उनका बेटा कलेक्टर जो है, तो पार्टी भी छोटी मोटी नहीं होगी। तो कई मेहमानों को बुलाया गया था, या यूँ भी कह सकते हैं कि उनके दोस्तों और बहू के मायके वालों को बुलाया गया था। अम्मा जी या उनके परिवार में किसी को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वैसे भी बहू की हिदायत के अनुसार अम्मा जी को तो अपने कमरे में ही रहना था। पता नहीं बहू ने ये हिदायत भी क्यों दी। वैसे भी अम्मा अपने कमरे से बाहर आती कहाँ हैं, क्योंकि अगर वो जरा सा ही बाहर आ जाती है तो बहू को अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि उनके बाहर आने मात्र से ही पूरा घर फैल जाता है। शायद उसके इस चमकीले सुंदर ईंट गारे के घर में अम्मा ही अकेली पुरानी वस्तु थी, जो उस घर में उस जिद्दी दाग धब्बे की तरह थी, जिसे हटाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन फिर भी वो अपनी छाप उस जगह छोड़ ही देता है। और अम्मा जी को घर से निकाले तो उनकी इज्जत पर धब्बा पड़ जाए। लोग कहने ना लगे कि इतना बड़ा कलेक्टर अपनी माँ की देखभाल नहीं कर पाया, इसलिए मजबूरी में ही सही अम्मा जी को घर में रख रखा था, लेकिन बस उनके कमरे तक सीमित कर रखा था। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और बहू सुनीति अम्मा के कमरे में आई। उसके हाथ में कोई पैकेट था। अम्मा जी के बिस्तर पर उसे रखते हुए बोली, अम्मा जी, इसमें साड़ी है, पहन लेना। कहीं कोई भूले चुके मेहमान कमरे में आ गया तो आपकी साड़ी को देखकर हमारी इज्जत तार तार हो जाएगी। और ढंग से हाथ मुंह धोकर कंघी कर लेना। अगर कोई कमरे में आता है तो नमस्ते, हाँ और हूँ में ही जवाब देना। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं आपको। सुनीति अपने धुन में बोली जा रही थी, पर अम्मा, उनका ध्यान अभी भी सिर्फ पकवानों की खुशबू पर ही था। तभी सुनीति उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें झंझोड़ते हुए बोली, अरे सुन रही हैं ना आप, मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ बहू, क्या बन रहा है आज? अम्मा ने अपनी ज़बान को होठों पर घुमाते हुए कहा। सुनीति ने अपना माथा पीट लिया और फिर से बोलना शुरू किया, हे भगवान, जब देखो बस खाने की लगी रहती है। कुछ कहा मैंने, आपने वो सुना या नहीं? ढंग से तैयार हो जाना, बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। कोई आए तो हाँ और हूँ में ही जवाब देना। इसके अलावा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सुनीति एक बार फिर अम्मा को उंगली दिखाकर समझाते हुए बोली। अम्मा ने हाँ में सिर हिला दिया और इतना ही कहा, बहू, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। सुबह सिर्फ एक कटोरी दलिया खाया था। सुनीति ने उन्हें घूर कर देखा, जैसे पता नहीं अम्मा ने उससे सारी संपत्ति मांग ली हो, और फिर कमरे के बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद घर में काम करने वाली कमला कमरे में आई और अम्मा को एक थाली देते हुए बोली, अम्मा, अभी तो ये खा लो। अम्मा जी ने ललचाई नज़रों से प्लेट में देखा तो एक रोटी, थोड़ी सी दाल और आलू की सूखी सब्जी रखी हुई थी। अम्मा ने उसकी तरफ आशा भरी नज़रों से देखा तो कमला बोली, अम्मा, अभी तो पकवान बन रहे हैं ना, पूरी तरह से तैयार नहीं हुए, इसलिए मैं सुबह का ये बचा हुआ खाना ले आई हूँ, ताकि कुछ देर तो आपकी भूख शांत हो। अम्मा को भूख तो ज़ोरों से लगी थी, इसलिए थाली लेकर उस थाली पर ही टूट पड़ी। अम्मा को इस तरह खाना खाते देख
कमला की आंखों में भी आंसू आ गए। मन ही मन सोचने लगी, कोई कह सकता है ये कलेक्टर साहब की माँ है। वो कलेक्टर साहब जिनकी काफ़ी इज्जत है और खूब पैसा कमा रहे हैं। उनके बेटे बहू को देखकर तो बाहर वाले भी उनकी किस्मत पर रश्क करते हैं। पर इनसे तो आपकी किस्मत लाख गुना अच्छी है। बेटा बहू मजदूरी करते हैं, मैं घरों में काम करती हूँ, लेकिन कम से कम रात का खाना एक साथ बैठकर तो खाते हैं। यहाँ तो बेटे को पता ही नहीं कि माँ के साथ क्या हो रहा है। सोचते सोचते कमला फटाफट अम्मा के कमरे की सफाई करने लगी। वैसे अम्मा के कमरे में ज़्यादा कोई सामान तो था नहीं, इसलिए फटाफट व्यवस्थित हो गया। पूरे कमरे को व्यवस्थित कर बाहर से 2 कुर्सियां लाकर अम्मा के कमरे में रख दी, ताकि कोई आए तो बैठने के लिए कुछ तो हो। तभी बाहर से सुनीति की आवाज़ आई तो कमला बाहर आ गई। इधर अम्मा ने फटाफट थाली साफ कर डाली। पर भला एक रोटी से क्या हो, भूख तो अभी भी ज़ोरों से लग रही थी, पर बोलती किससे। मन मारकर थाली एक तरफ रख जैसे तैसे उठी और हाथ मुँह धोकर पैकेट में से साड़ी निकाली। साड़ी बिल्कुल नई थी, उस पर से टैग भी नहीं हटा था। पूरे 410 रुपये की साड़ी थी। उसे देखकर ही अम्मा खुश हो गई। मेरे बच्चों ने पहली बार मेरे लिए साड़ी खरीदी। पर साड़ी के साथ ब्लाउज और पेटीकोट तो था ही नहीं, इसलिए अपने पुराने ब्लाउज पेटीकोट के साथ ही साड़ी पहन ली। थोड़ी देर बाद सारे मेहमान बाहर इकट्ठा हो गए तो केक काटने का वक्त हो गया। भव्य और सुनीति केक काटने के लिए एक साथ आ गए। तभी भव्य के किसी दोस्त ने कहा, अरे भव्य, घर में आंटी जी भी तो हैं, उन्हें भी तो बुलाओ। आखिर तुम्हारी ज़िंदगी का इतना खुशी का दिन है तो उन्हें तो यहाँ होना ही चाहिए। उसकी बात सुनकर भव्य झेप गया। उसने सुनीति की तरफ देखा तो सुनीति बात बनाते हुए बोली, अरे भैया, बात ये है कि अम्मा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए वो बाहर नहीं आई। उन्होंने खुद मना किया है कि मुझे परेशान मत करना, वरना हमारा तो बड़ा मन था उन्हें बाहर लाने का, उन्हीं के हाथों से केक कटवाने का। आखिर सबको अपनी बातों से संतुष्ट कर सुनीति ने भव्य के साथ मिलकर केक काटा। इधर खाने पीने में सब लोग मशगूल हो गए। इतने में कमला ने एक प्लेट अम्मा के लिए खाना लगाया तो सुनीति ने उसे डांट दिया, ये क्या कर रही हो कमला, यह प्लेट लेकर जा रही हो? कमला ने झेपते हुए कहा, मेम साहब, अम्मा को भूख लग रही होगी, उन्होंने एक रोटी ही तो खाई थी। तो एक रोटी भी काफ़ी है तसल्ली लाने के लिए। उनकी तो उम्र हो चुकी है, उनका तो पेट ही भर गया होगा। ये प्लेट छोड़ और जाकर तेरा काम कर, अम्मा को मैं देख लूँगी। यहाँ मेहमान सिर पर खड़े हैं और तुझे अम्मा जी की पड़ी है, चल जा यहाँ से। आखिर मजबूरन कमला को प्लेट वहीं रखकर अपने काम पर जाना पड़ा। इधर सुनीति अपने दोस्तों के साथ बिजी हो गई। रात के 11 बज गए, लेकिन अम्मा जी को खाना तक नहीं दिया। अब तो अम्मा की भूख के मारे हालत खराब होने लगी। अब उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन पार्टी तो अभी तक चल रही थी। लेकिन जब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ तो आखिर मजबूरी में ही सही वो उठकर अपने कमरे से बाहर आ गई। उन्हें बाहर देखकर भव्य का मूड खराब हो गया। वो धीरे से सुनीति पर बिगड़ते हुए बोला, सुनीति, तुमसे कहा था ना मैंने, ये अम्मा बाहर क्या कर रही है? तुम्हें मेरी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। अंदर लेकर जाओ, मैंने अभी के अभी। सुनीति फटाफट अम्मा के पास गई और उन्हें अंदर धकेलते हुए बोली, अम्मा जी, आप बाहर क्या कर रहे हो? आपकी तबीयत खराब है ना? चलिए अंदर चलिए, आराम कीजिए। लेकिन अम्मा भूख से तड़प रही थी तो सबके सामने ही बोल पड़ी, बहू, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। उनकी बात सुनकर सब लोग हैरानी से अम्मा की तरफ देखने लगे। इतने बड़े कलेक्टर की माँ अभी तक भूखी प्यासी बैठी है, जबकि कलेक्टर साहब सबको पकवान खिला रहे हैं। कुछ
कुछ लोग दबी जबान से बात करने लगे। कुछ बातें भव्य और सुनीति के कान तक भी पहुंची। आखिर सुनीति अम्मा को अंदर जबरदस्ती खींचते हुए ले गई। जबरदस्ती उन्हें उनके पलंग की तरफ धकेलते हुए बोली, खबरदार, जो आप बाहर आई हो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शर्म नहीं आती अपने बेटे की इज्जत इस तरह से उछालते हुए? क्या बताना चाहती हो आप लोगों को कि हम आपको भूखा रखते हैं? आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले जो बाहर आप रायता फैलाकर आई है उसे तो समेटूं। कहकर सुनीति बाहर आ गई और बाहर आकर सबके सामने ही कमला बाई को बोली, कमला, जल्दी से अम्मा को एक प्लेट खाना लगा कर दे दो। अम्मा भी ना, जब से बूढ़ी हुई है तब से भूल जाती है। अभी शाम को ही उन्होंने खाना खाया था। सुनीति ने बात को घुमाने की कोशिश की। कमला फटाफट एक प्लेट में खाना लगाकर अम्मा को देने गई तो देखा कि अम्मा रो रही थी। कमला को देखते ही अम्मा बोली, देख कमला, बहू ने कितनी जोर से धक्का मारा है मुझे, मेरे हाथ पर चोट लग गई। रोते रोते अम्मा ने अपनी चोट कमला को दिखाई, जिसमें से खून रिस रहा था। कमला अम्मा के पास बैठते हुए बोली, काहे बर्दाश्त करती हो अम्मा जी? भला आपके पास क्या कमी है? फिर आप बेटे बहू की मोहताज क्यों? जानती हूँ कमला, गांव में मेरे पास ज़मीन जायदाद सब कुछ है। चाहूँ तो आज अपने लिए नौकर रख सकती हूँ, लेकिन परिवार तो चाहिए ना। मैं अकेली क्या कर लूँगी? वहाँ की खेती बाड़ी से जो भी पैसा आता है वो सब भी तो बेटे बहू रख लेते हैं। ये दोनों अच्छे से जानते हैं कि इनके अलावा मेरा कोई भी नहीं है, तो आखिर मैं कहाँ जाऊँगी? इसलिए ये लोग मेरे साथ। कहते कहते अम्मा की रुलाई छूट गई। अम्मा, पति के बगैर बेटे को पढ़ाकर कलेक्टर बना सकती हो, अपने दमखम पर पूरी ज़मीन जायदाद को संभाल सकती हो, और आप कह रही हो कि आप क्या कर सकती हो? आपके इतने बुरे दिन तो नहीं आए कि आप रोटी के लिए मोहताज हो जाओ। अम्मा, भले ही एक रोटी खाओ, लेकिन स्वाभिमान की तो खाओ। इतने में बाहर से सुनीति ने कमला को आवाज़ लगाई तो कमला फटाफट कमरे के बाहर चली गई। कमला की बात का अम्मा पर बहुत गहरा असर हुआ। काफ़ी देर तक आंखों में आंसू लिए वो उस खाने की प्लेट को देखती रही, लेकिन जोरों की भूख लगी होने के बावजूद भी उन्होंने उस प्लेट को छुआ तक नहीं। थोड़ी देर बाद कमला प्लेट लेने कमरे में आई तो देखा कि खाना ऐसे की ऐसे ही रखा हुआ था। अम्मा बस छत की तरफ निहार रही थी। कमला ने पूछा, क्या हुआ अम्मा, आपने खाना नहीं खाया? नहीं चाहिए मुझे ये तिरस्कार की रोटी, ले जा इसे वापस। कमला ने अम्मा को मनाने की कोशिश की, लेकिन अम्मा ने खाना खाया तक नहीं। तब तक बाहर पार्टी भी खत्म हो चुकी थी। सुनीति और भव्य भी कमरे में आ गए और आते ही अम्मा पर चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या ज़रूरत थी आपको बाहर आने की? थोड़ा सा भी मेरी इज्जत का ख्याल नहीं था आपको? आपको सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है तो कद्र नहीं है। एक खाने के पीछे इतना बवाल कर दिया। लोग दबी जुबान कैसे बातें बना रहे थे। अगर ऐसा ही चला तो आपको वापस गांव भेज देंगे, फिर रहना अकेले। इतने में सुनीति की नज़र खाने पर पड़ी। लो, जिस खाने के पीछे इतना हंगामा किया वो प्लेट तो ऐसे ही भरी पड़ी है। खाना है तो खाइए, नहीं तो भगवान का नाम जपिए। मुझसे नहीं उठाए जाते आपके नखरे। उसने भव्य की तरफ देखते हुए कहा, बस भव्य, बहुत हो चुका। मैं नहीं उठा सकती इनके नखरे। इनको वापस गांव भेज दो। ठीक है, मैं कल ही इन्हें गांव भेज देता हूँ। वहाँ अकेली रहेंगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। भव्य ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा और दोनों कमरे के बाहर आ गए। भव्य ने दूसरे दिन ही अम्मा को गांव भेज दिया।
गांव आने के बाद अम्मा ने सबसे पहले अपने वकील को बुलाकर अपनी सारी ज़मीन जायदाद से भव्य को बेदखल किया। वसीयत के अनुसार उनके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी। वो ट्रस्ट जो बुज़ुर्गों और अनाथ बच्चों के लिए काम करती थी। साथ ही अपने बड़े से घर का आधा हिस्सा उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए दे दिया और आधे हिस्से में खुद रहने लगी। खेती बाड़ी के लिए नौकर आते ही थे। उनमें से एक को घर में काम करने के लिए रख लिया। आप अम्मा स्वाभिमान और सुकून की रोटी खाती थी। साथ ही इस बार खेती बाड़ी से होने वाली इनकम को भव्य के पास ना भेजकर उन्होंने अपने पास ही रख लिया। जब पैसा भव्य के अकाउंट में नहीं आया तो भव्य और सुनीति दोनों ही गांव आ गए। आते ही देखा कि घर के आधे हिस्से में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए वो घर के दूसरे हिस्से की तरफ गए जहां अम्मा रहती थी और आते ही अम्मा से बोले, अम्मा, ये घर में बच्चे पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? और इस बार क्या खेतों में कोई कमाई नहीं हुई जो पैसा अकाउंट में नहीं डाला? उनकी बात सुनकर अम्मा ने कहा, घर का आधा हिस्सा मैंने बच्चों को शिक्षा के लिए दे दिया है और रही बात कमाई की तो हुई थी कमाई पूरे 7 लाख रुपए की। वो मैंने अपने अकाउंट में रख लिया है। आप पैसों का क्या करेगी अम्मा जी? और किससे पूछकर अपने घर का आधा हिस्सा बच्चों की शिक्षा के लिए दे दिया? अब की बार सुनीति ने कहा, इसमें पूछना क्या है? संपत्ति मेरी थी तो मैंने अपने अनुसार इस्तेमाल कर ली। वैसे तुम लोग होते कौन हो मुझसे यह सब कहने वाले? कैसी बात कर रही हो अम्मा? हम आपके बेटे बहू हैं, आपका भला बुरा अच्छे से जानते हैं। भव्य ने बिगड़ते हुए कहा, कौन से बेटे बहू? वो जो रोटी तक के लिए अपनी माँ को तरसा देते हैं। देख बेटा, ऐसे बेटे बहू मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी मैं तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर चुकी हूँ, तो अब गांव में तुम्हारे लिए कुछ रखा भी नहीं है। अब तुम्हारा शहर भला, तुम्हारा घर भला, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। अम्मा जी, आप ऐसे कैसे कर सकती हो? अम्मा की बात सुनकर सुनीति चिल्लाते हुए बोली, मैंने तो प्रॉपर्टी से बेदखल किया है, कम से कम धक्का दे करके किसी को चोटिल नहीं किया जैसे तुमने मेरे साथ किया था बहू। वैसे भी अब ना इस प्रॉपर्टी में तुम्हारा कोई हिस्सा है और ना ही मेरी ज़िंदगी में। रही बात मेरे मरने के बाद की, तो मेरी चिता को अग्नि देने मत आना। गांव में कोई भी इंसान मेरी चिता को अग्नि दे देगा। कम से कम यहाँ के लोगों में इंसानियत जिंदा है। अम्मा जी के गुस्से भरे चेहरे को देखकर दोनों की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की, इसलिए दोनों ही अपना सा मुंह लेकर शहर के लिए रवाना हो गए। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।